नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आप लगातार देख रहे थे। इस श्रृंखला में इससे पहले 8 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। ये 9वां पार्ट है, यानी मॉक टेस्ट पेपर नंबर 9 है और इसमें भी 100 एमसीक्यूज हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और एक अच्छा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए, बिना कोई लाग लपेट के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर बहुत देर से दिखाई दे रहा है। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं और दोनों में से पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। प्रश्न में ये कहा गया है, यहां ध्यान से देखिएगा, कि बटेश्वर हिंदू मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है और इसको बनवाने वाले जो शासक थे वो गुर्जर राजा थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्थान का भी और बनवाने वाले लोगों का भी। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि इस मंदिर का जो स्थापत्य है यानी पूरी डिजाइन है वो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। वही चीज यहाँ पर अंग्रेजी में है, बटेश्वर हिंदू टेम्पल इज बिल्ड बाय गुर्जर किंग इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और दूसरे वाले में कहा गया कि दिस टेम्पल इज बिल्ट विद सैंडस्टोन। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, देख कर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। सिर्फ दूसरा सही है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर का निर्माण सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से हुआ है। ये बात सही है कि गुर्जर राजाओं ने इसको बनवाया था, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो ग्वालियर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, मुरैना होगा। और इन मंदिरों की खोज, ये पूरा मंदिरों का पूरा समूह है और इसमें देखा जाए तो 1882 में इनकी खोज होती है। और खोजकर्ता जो व्यक्ति है वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। इनका नाम विख्यात है, इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, उसे आपको देखना है मिलान करके। तो ये पहले से मिले हुए हैं, लेकिन इसमें से करेक्टली मैच कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। सभी इसमें से सही नहीं है, इसमें देख लीजिए। वैसे सभी सही हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा का भी विकल्प है। इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर कहा गया कि अबुज मारिया ये जनजाति का नाम है, ट्राइब का नाम है, और इसकी विशेषता ये है कि ये कई लोहे के छल्ले अपने गले में बांध कर रखते हैं। ये इनकी परंपरा है। वारली नाम की जो जनजाति है, ये छोटे पैमाने पर खेती करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी आदिवासी होते हैं, और चावल और दाल की खेती ये करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कोकड़ा आप देख रहे हैं, ये मास्क, इसके अलावा बांस, लकड़ी और शिल्प बनाने के लिए जाने जाते हैं। लकड़ी के जितने शिल्प होते हैं उनको बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में है कि यहाँ पे मल्टीपल जो आयरन रिंग्स है वो स्ट्रिंग के तौर पे अपनी जो नेक्स होती हैं उनमें धारण करते हैं एज ए नेकलेस। और वैसे ही यहाँ पे वारली के बारे में कहा है कि यहाँ पे स्मॉल स्केल जो कल्टीवेटर है उसके तौर पे इन्हें देखा जाता है, और ये राइस और जो पल्सेस हैं उनकी कल्टीवेशन करते हैं। और जो कोकना है या कोकड़ा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपने मास्क मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा बैम्बू और जो वुडन क्राफ्ट है उसको बनाते हैं। तो इसमें से सही कौन सा है, प्रश्न आपने देखा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। मतलब डी का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये तीनों ही यहाँ पर सही है। वैसे अबुज मारिया को अगर देखा जाए तो ये दुनिया से काफ़ी अलग थलग रहते हैं, और जितने ट्राइबल लोग होते हैं प्रायः वो घुलते मिलते कम है, उनका संसार अलग ही होता है, वो अलग जीवन यापन करते हैं। और ये गोंड की एक उप जनजाति कही जा सकती है या उप समूह कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला इलाका है, वहाँ पे नारायणपुर तहसील का जो एकांत परिक्षेत्र है, मतलब एकदम अलग इलाका है, वहाँ पे ये रहते हैं। वारली की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक और धुले जिले जो हैं वहाँ पर इनका विस्तार है। इसके अलावा गुजरात में भी पाए जाते हैं, जो बलसाड़ वाला इलाका है। कर्नाटक, गोवा, दादरा नगर हवेली वाला जो इलाका है, दमनदीव केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ तक ये फैले हुए हैं। तो इनका विस्तार काफ़ी अच्छा खासा है। और ये ताड़ी, महुआ, ईंधन के लिए लकड़ियाँ जो होती हैं, ये सब वन्य उत्पाद बेचा करते हैं, ये उनकी आजीविका है। इसके अलावा कोंकड़ा को देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन दीव वाला इलाका, यहाँ पे पाई जाने वाली ये जनजाति है। तो फिलहाल इसका तीनों सही है। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भोजशाला ये एक केंद्र था और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था ये आपको बताना है। मतलब भोजशाला वाज अ सेंटर यूज फॉर, और इसका यूज किस लिए होता था, तो यहाँ लिखा हुआ है कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए होता था, रिचुअल्स जो प्रैक्टिसेस होते थे उनके लिए होता था, संस्कृत की जो स्टडी होती थी, लोग करने के लिए आते थे अध्ययन, उसके लिए होता था। तो बताइए इसमें से किसके लिए इस्तेमाल होता था, या फिर एक बड़ा सा कमरा था जो कि मल्टीपर्पज हॉल के तौर पर इस्तेमाल होता था। भोजशाला असल में क्या चीज़ थी, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर लोग संस्कृत की स्टडी करने के लिए, यानी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए आते थे। राजा भोज ने संस्कृत के अध्ययन के लिए एक केंद्र स्थापित किया था और उसी को कहा जाता था भोजशाला। विद्वानों के संरक्षण के कारण राजा भोज जो है ये भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध विद्वान राजा की हैसियत रखते हैं, मतलब इन्हें सम्मान की निगाह से देखा जाता है। और राजा भोज ने भोपाल शहर की नींव रखी थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, संस्कृत के अध्ययन के उद्देश्य से। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, कुल मिलाकर 3 है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि शंकर दयाल शर्मा वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। और उसके बाद ये बताया गया कि प्रायर टू हिज प्रेसिडेंसी ही हैड आल्सो सर्व एज अ 8th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने राष्ट्रपति से पहले सेवा दी थी।
उसके बाद ये कहा गया है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 19 अगस्त 1918 इन भोपाल, मतलब इनका जन्म भोपाल में हुआ था 19 अगस्त 1918 को। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है। यहाँ पर बात हो रही है माननीय पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में। बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला हो जाएगा, मतलब इसमें जो केवल पहला स्टेटमेंट है वही गलत है। शंकर दयाल शर्मा 19 अगस्त 1918 को इनका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 1999 को इनकी डेथ होती है। और 1992 से लेकर 1997 ये जो कार्यकाल इनका है ये भारत के 9वें राष्ट्रपति का है। और यहाँ पर कितना दिया है, 10वें राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया है, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे क्रम कौन सा होगा, 9वां होगा। और बाकी सब सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं, मतलब जो स्टेट वाइज यहाँ पे काम होता था, यानी 1956 से पहले वाली बात हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर कहा गया कि मध्य प्रदेश की एक महिला बत्तोबाई, ये महिला का नाम है बत्तोबाई, इनको किस लिए जाना जाता है, ये किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर इनके बारे में दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना योगदान दिया था, आदिवासी व्यक्तित्व के रूप में ये फेमस है, गुड़िया बनाने के लिए काफ़ी फेमस है, या समाज कल्याण के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान है। वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है कि कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल एज अ ट्राइबल पर्सनॉलिटी, या फिर डॉल मेकिंग के क्षेत्र में इनका मतलब क्षेत्र है या योगदान है, या फिर सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ये डॉल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है, गुड़िया बनाने की कला इन्होंने शुरू की थी, और बत्तोबाई गुड़िया के नाम से इनकी जो बनाई हुई गुड़िया है, डॉल्स हैं, वो विख्यात होती हैं। और ये जो गुड़िया होती है ये चमकीले कपड़े वाली होती है, मिट्टी, कपास, तार, मोती, इसके अलावा सिल्वर, पेंट, बांस, मतलब जो देसी उत्पाद होते हैं और आसपास आसानी से मिल जाने वाले मटेरियल होते हैं, उनका इस्तेमाल करके गुड़िया बनाई जाती है। और ये जो गुड़िया होती हैं ये कोई ऐसी वैसी नहीं होती कि बारबी डॉल के साइज़ की हैं और इनका जो आकार है वो हाथ में समा जाएगा। ये 4 से 5 फीट की होती हैं, यानी आदमी के साइज़ की होती हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी जो यहाँ हाइट है वो आप देख रहे हैं। और ये गुड़िया जो है ये जोड़े में बेची जाती है, मतलब सिंगल नहीं, मतलब जोड़ा बेचा जाएगा, अर्थात एक उसमें गुड्डा रहेगा और एक गुड़िया रहेगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसका सी वाला सही था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को आप देख रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली किसने कहा था। रानी लक्ष्मीबाई के बहुत सारे नाम आप देखते हैं, जिसमें कि मणिकर्णिका उनका प्रारंभिक नाम था, उसको शॉर्टकट में मनु प्यार से बुलाया जाता था, मनु के नाम से विख्यात थी। बाद में जब विवाह होता है तो उस समय परंपरा थी कि स्त्रियों का नाम पति बदल देता था, तो इनका भी नाम बदलकर लक्ष्मी रख दिया गया, लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार से ससुराल आने पर इनका नामकरण होता है। लेकिन छबीली के नाम से इनका एक और नामकरण था, वो किसने पुकारा था। ये नाना साहेब का संबोधन था, या बालाजी बाजीराव जो थे पेशवा उन्होंने पुकारा था, या पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुकारा था, या तात्या टोपे उन्हें इस नाम से बुलाते थे। इसे आप देख लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप जानते हैं कौन सा होगा, ये बाजीराव द्वितीय थे। ये जो पेशवा थे ये संरक्षण दिए हुए थे और इन्होंने इन्हें छबीली के नाम से पुकारा। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये 19 नवंबर 1828 को वाराणसी वाला जो क्षेत्र है वहां पर पैदा होती है। ये मत समझिएगा कि इनका जन्म जो है मराठवाड़े में होता है, ये वाराणसी में पैदा होती हैं और मराठी ब्राह्मण परिवार था, इसमें कोई डाउट नहीं। और इनका नाम मणिकर्णिका शुरुआत में रखा गया था क्योंकि मणिकर्णिका घाट के पास ही इनका आवास था, और बाद में इन्हें उपनाम के तौर पे मनु के तौर पे पुकारा जाता था। मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम था और ये चिमाजी अंपा के जो अनुचर हैं उसके तौर पे देखे जाते थे। और पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे इन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। छबीली का मतलब क्या होता है, चंचल, चंचल लड़की। छबीला मतलब होता है चंचल लड़का और छबीली मतलब जो कौशल युक्त चंचल लड़की होती है उसको कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और वहीं पर मतलब जो यहाँ पे पेशवा का संरक्षण था उसी में इनकी शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए, झंडा सत्याग्रह ये किस प्रकृति का अभियान था, मतलब ये किस प्रकार का कैंपेन था ये आपको बताना है। तो ये पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस टाइप का कैंपेन था, या फिर मेकिंग नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करना इसका उद्देश्य था, या अ कैंपेन ऑन द साइड लाइन ऑफ चंपारण सत्याग्रह, मतलब जो चंपारण सत्याग्रह था उसके साइड वाइज जो मूवमेंट होते हैं उसके तौर पे इसे स्टार्ट किया गया था, उसे सपोर्ट करने के लिए। और इसमें से कुछ भी सत्य नहीं हो सकता है, ऐसा भी है। तो आप बताइए कि झंडा सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, उसका कनेक्शन किससे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ही हो जाएगा, मतलब ये पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस का एक कैंपेन था जिसे कि आपने यहाँ पर देखा। और झंडा सत्याग्रह भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय एक शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पे उभर कर आता है। और यह आंदोलन अगर देखा जाए तो 1923, इसकी जो डेट है उसे ध्यान दीजिएगा, 1923 में जबलपुर में मेनली होता है, इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो देखा जाता है, लेकिन भारत के अन्य स्थानों पर भी ये दिखाई देता है, लेकिन मुख्य क्षेत्र इसका जबलपुर था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका ए वाला सही था। यहाँ दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि मैहर देवी जो है उनका मंदिर और देवी पार्वती के शक्तिपीठ जो है उनको अगर देखा जाए तो मैहर देवी उन्हीं में से एक है, मतलब देवी पार्वती के शक्तिपीठों में से एक उन्हें गिना जाता है। वहाँ पे शारदा देवी का मंदिर है, बहुत अच्छी खासी ऊंचाई और सीढ़ियाँ हैं, आप जानते ही हैं। और त्रिकुटा पर्वत के ऊपर ये स्थित है, जिसे कि त्रिकूट पर्वत भी कहा जाता है। तो आप बताइए कि ये मैहर देवी यानी शारदा भवानी जो है उनके बारे में इसमें से सही कौन सा है। बहुत ही जीती जागती प्रतिमा वहाँ पर है और काफ़ी सिद्ध पीठ है, तो आप बताइए इसमें से सही क्या है।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पे, मतलब दोनों ही जो यहाँ पे आंसर हैं वो आपको एकदम सही दिखाई दे रहे हैं। देवी पार्वती के जो शक्तिपीठ है उसके तौर पे इन्हें देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सती माता अपना आत्मदाह कर लेती तो उसके बाद महादेव एकदम क्रोधित हो जाते हैं और एकदम तांडव नृत्य करने लगते हैं, और सती का अजला शरीर जो था उसको हाथ में लिए रहते हैं, और शरीर साथ में रहता है इसलिए मोह उनके साथ जुड़ा रहता है और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो भगवान विष्णु अपने चक्र को आदेश देते हैं, मतलब सुदर्शन को, कि जाओ उनके शरीर को कई भागों में विभक्त कर दो ताकि महादेव के हाथ में शरीर न रहे तो वो भूल जाएंगे, फिर मतलब उनका जो शोक और क्रोध है वो कम हो जाएगा। और ऐसे में सुदर्शन जो है वो काट काट के सती माता के शरीर को अलग अलग टुकड़ों में गिराने लगता है। तो जहां पर जो हिस्सा गिरता है वहां पे एक शक्तिपीठ की स्थापना होती है। तो वैसे ही मैहर देवी हैं, ऐसे ही आप देख रहे हैं यूपी में विंध्यवासिनी देवी हैं, जो असम वाला क्षेत्र है वहाँ कामाख्या देवी हैं। इस प्रकार से बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, एक पाकिस्तान में भी है हिंगलाज मंदिर, कहा जाता है कि वहाँ पे सिर गिरा था देवी सती का। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, सी वाला सही है इसका। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, भगोरिया आदिवासी महोत्सव के बारे में कहा जा रहा है, मतलब ये फेस्टिवल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भगोरिया ट्राइबल फेस्टिवल है और इसका संबंध किस जनजाति से है ये आपको बताना है। तो ये गोंड से जुड़ा हुआ है, बैगा से, कंजर से या फिर भील से, इसमें देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भील हो जाएगा, भीलों से इसका संबंध है। और ये झाबुआ, धार और अलीराजपुर वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा खरगोन में भी जो सबसे पुराने फेस्टिवल है उसके तौर पे देखा जाता है। इसमें पूरा होली से ठीक पहले इसका आयोजन होता है, मेला लगता है, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और नाचते वगैरह हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, आधुनिक साहित्य और जया शंकर, ये दोनों रचनाओं के नाम है, ठीक है। यहाँ पे 2 रचनाएं हैं, किताबें हैं। इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी थे, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान थी, वीरांगना कवियत्री, या शिवमंगल सिंह सुमन थे, या इसमें से कोई नहीं था? बताइए। आधुनिक साहित्य और जया शंकर, और ये रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही सही है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनका जन्म 1906 में उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, वहां पर होता है, और ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देते हैं। तो उस समय के जितने साहित्यकार थे वो सभी इसमें सपोर्ट करते हैं। ये आलोचना वाला ग्रंथ भी लिखते थे, इसके अलावा छायावादी जो रुमानी रचनाएं होती हैं वो भी किया करते थे। ये सब चीजें। फिलहाल आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन से कथन बृहदेश्वर जो टेम्पल है यानी बृहदेश्वर मंदिर है उसके बारे में सही है? तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुल मिलाकर 3 है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि यह जितने भी भारतीय मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ा है, इसका नाम भी है बृहदेश्वर, तो ये काफी बृहद है और सबसे बड़ा है। और इसका जो पिरामिड नुमा बहुमंजिला विमान है या पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है वो 70 मीटर ऊंचा है लगभग। और गर्भगृह जो है इसका, मतलब मुख्य जो मूर्ति का स्थान होता है, उसके आसपास दीवारें जो है वो चित्रित हैं, उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं जिन्हें कि भित्ति चित्र कहा जाता है, और उनसे पौराणिक कहानियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो मूर्तियां हैं वो भी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। तो आप बताइए कि बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। इसमें तीनों ही सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये भारतीय जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ा देखा जाता है। इसे राजराजेश्वरम या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, और ये तमिलनाडु का जो तंजावुर है वहाँ पे कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। शिव मंदिर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तमिल राजा जो चोल थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था, और ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, जो विश्व धरोहरें हैं उनके तौर पर इसे शामिल किया गया है। और इसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के तौर पे भी जाना जाता है। ये पूरा है और ये काफ़ी बहुमंजिला है, पिरामिड के स्ट्रक्चर का है। और इसका जो मेन विमान है, विमान का मतलब जो मेन प्रांगण होता है, वो काफ़ी बड़ा है और ऊंचा है। इसे हमने देखा तो इसका डी वाला सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट अलग अलग हैं। आपको ये बताना है कि जो सिख संप्रदाय के बंदा बहादुर थे, बंदा सिंह बहादुर, उनके बारे में इसमें से गलत कौन सा है? तो पहले वाले में कहा गया कि उन्होंने गोदावरी के तट पे, वर्तमान जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ नांदेड़ में एक मठ की स्थापना की थी। और एक ये भी दिया हुआ है कि वह जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन और जमीन के वास्तविक जुताहे को मालिकाना हक देने के लिए जाने जाते थे। 8वें मुगल सम्राट और औरंगजेब के पुत्र शाह आलम के वे समकालीन थे। उन्हें पकड़ लिया गया था और 1716 में, ध्यान दीजिएगा, 1716 में फर्रुख शेर के शासनकाल में दिल्ली लाया गया और वहां पर मार दिया गया, ऐसे दिया हुआ है। तो बंदा बहादुर के बारे में देख लीजिएगा, इसमें से सही जो स्टेटमेंट है वो आपको नहीं चुनने हैं, जो गलत है वो चुनना है। और इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो सी वाला है। यहाँ पर कहा गया है कि शाह आलम द 8th मुगल एम्परर एंड सन ऑफ औरंगजेब वाज कंटेम्प्रोरी टू हिम, ये इनका कंटेम्प्रोरी था, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ अगर बात की जाए शाह आलम की तो 1643 से लेकर 1712 7वें मुगल सम्राट और औरंगजेब के पुत्र बंदा सिंह बहादुर के, मतलब ये औरंगजेब के पुत्र थे और ये बंदा बहादुर के समकालीन थे। यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो नंबर है वो गलत दिया है, ये 8वां नहीं होगा बल्कि 7वां होगा, और बाकी सब सही है। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे, ये 1670 से लेकर 1716, मतलब सिख योद्धा थे, मुगल साम्राज्य के खिलाफ इनका अभियान चलता रहता था। सिख और मराठे जो थे ये मुगलों के खिलाफ ही थे, और इसके पीछे मुगलों की नीतियां जिम्मेदार थी, इन्हें आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द टर्म
कदमई ये शब्द है, तो कदमई जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। नीचे विकल्प दिए हैं। पहले वाले में कहा गया अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू किंग, मतलब राजा के प्रति सम्मान देने का एक तरीका है। या फिर फॉरेन मिनिस्टर इन चोला पीरियड, मतलब चोल डायनेस्टी का जो समय था उस समय विदेश मंत्री को कहा जाता था। लैंड रेवेन्यू दैट पीजेंट हैड टू पे टू द किंग, मतलब ये एक प्रकार का भूमिकर होता था जो कि प्रजा राजा को दिया करती थी। या पीजेंट वर्कर्स जो होते थे, यानी जो मजदूर होते थे, किसान कार्यकर्ता होते थे, उनके संबोधन में इसको यूज़ किया जाता था। बताइए कदमई क्या चीज़ है। यहाँ विकल्प पूरा दिया हुआ है और दोनों भाषाओं में आप प्रश्न देख रहे हैं। देखिए इसका सी हो जाएगा। ये एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू होता था जो किसान होते थे यानी पीजेंट्स होते थे, वो शासक को दिया करते थे, रूलर को देते थे। और इसका अगर देखा जाए तो इसमें वेती और कदमई ये कर जो थे ये चोल डायनेस्टी के समय के हैं, दोनों ही चोल काल के हैं। इसे आप देख रहे हैं। वेटी का मतलब या वेती जिसे कहा जाता है, इसका मतलब ये होता था कि किसानों को राजा या उनके गांव के जमींदारों को मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब ये बेगारी वाली प्रथा थी, तो काफ़ी बुरी है। फिलहाल इसका सी वाला सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। एक तरफ पपेट फॉर्म लिखे हुए हैं, मतलब जो पपेट होती हैं, कठपुतलियाँ होती हैं, उनके प्रकार हैं और किस स्थान पे कौन सी कठपुतली होती है उसको दिया हुआ है। आपको मिलान करके देखना है। तो ये सब कठपुतलियों के ही नाम है। आप जानते हैं कि काठ से बनी हुई गुड़िया होती हैं, ये गुड़िया गुड्डे होते हैं और उनको अभिनय कराने के लिए धागे में बांधकर नचाया जाता है। कुछ जो पपेट होती हैं उनको हाथ में पहनकर भी अभिनय किया जाता है। तो बहुत तरह की होती हैं। अब इसमें से देखना है आपको। कांधी है, गोम्बेट्टा है, इसके अलावा बोम्बलट्टम है और कठपुतली है। इनके नचाने और इनके अभिनय के भिन्न भिन्न तरीके हैं। क्षेत्र दिया है ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान। बताइए इसमें से कौन सा किससे जो पपेट है वो मैच करेगी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पे कांधी है ये ओडिशा में प्रचलित है। वैसे ही गोम्बलट्टम को आप देख रहे हैं तो ये कर्नाटका की है। और जो बोम्बलट्टम है ये नाम अच्छे अच्छे हैं तो ये तमिलनाडु की है। और नीचे आप देख रहे हैं कठपुतली जो शब्द है ये राजस्थान का है। राजस्थानी पहनावे में कठपुतलियाँ होती हैं। दो ऐसे फट्टे होते हैं, जैसे बांस का एक ऐसे लंबा है और ऐसे पट, ये हाथ बन गया जैसे ईसा मसीह का क्रॉस होता है। अब इसके ऊपर पूरा कपड़े और उससे जो पुआल होता है उससे लपेट के गुड़िया तैयार की जाती है और उसको पीछे से धागे से जोड़ा जाता है। अब पर्दे के सामने गुड़िया रहती है, पीछे छिपकर लोग जो नचाने वाले हैं वो बैठे रहते हैं और वो अपने हाथ के कौशल से उसको नचाते हैं। ऐसा लगता है कि वो गुड़िया ही नाच रही। ठीक है, तो ये कठपुतली है और ठीक वैसा ही प्रथा यहाँ जो बाकी है उनमें भी दिखाई देता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से ही मैच है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए पंच सिद्धांतिका ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर का एक ग्रंथ है। मतलब इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? एक ज्योतिषी थे प्राचीन और ये प्रकांड विद्वान थे खगोल शास्त्र के। ज्योतिषी का मतलब ये नहीं कि वो जो तोता लेकर बैठ जाते हैं और टैरो कार्ड खींचते हैं, वो वाले ज्योतिषी नहीं। ज्योतिष विद्या अपने आप में एक विज्ञान है। तो पहले के समय में इसको विज्ञान के तौर पर ही यूज़ किया जाता था और इसकी गणनाएं बहुत सटीक होती थी। तो उस समय के थे वराह मिहिर और उनकी जो रचना है वो है पंच सिद्धांतिका। तो इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें खगोल शास्त्र दिखाई देता है, दर्शन शास्त्र दिखाई देता है, अर्थशास्त्र दिखाई देता है, या इसमें से कुछ भी नहीं है? बताइए। प्रश्न पूरा आप 15वां देख रहे हैं, दोनों भाषाओं में है, देख लीजिए। और आप जानते हैं कि यहाँ पर किसका वर्णन प्राप्त होगा? यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन प्राप्त होगा? ये खगोल शास्त्र का ब्यौरा देती है। जो पंच सिद्धांतिका है ये खगोल शास्त्रीय ग्रंथ है, वराह मिहिर का ये रचना है। मतलब पहले के समय के जो ज्योतिषी होते थे वो असल में एस्ट्रोनॉमिस्ट होते थे। वो ग्रहों की गति और ग्रहों की जो परिक्रमण की परिधियाँ होती हैं या उनकी गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में जानते थे। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, पंच सिद्धांतिका को आपने देखा। और वैसे अगर देखा जाए तो महाराजा विक्रमादित्य के काल में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके बारे में कहा जा रहा है। और इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ जो वराह मिहिर के हैं उन्हें हम देखते हैं। इसमें बृहद जातक है, बृहद संहिता है और पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका में खगोल शास्त्र का ब्यौरा प्राप्त होता है और इसके अलावा जो 5 खगोलीय सिद्धांत है उसका इन्होंने ब्यौरा दिया है। इसमें ग्रह नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया है, उसके बारे में बताया है। और त्रिकोणमिति का ज्ञान देने वाले वराह मिहिर ही थे, तो इसे भी आप जानते रहिए। टेक्नोमेट्री के बारे में इन्होंने बताया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मुगल पीरियड। मुगल काल के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हैं, उस पर आपको विचार करना है। तो महजार उलेमा द्वारा, ये महजर है असल में, तो महजर जो होता था ये उलेमा के द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र होता था। और बलहार जो होते थे ये व्यापारियों के द्वारा कारीगरों को दिए जाने वाले अग्रिम होते थे, यानी इन्हें दादन कहा जाता था। और ददनी प्रथा जो थी ये किसान का सबसे निचला दर्जा जो था उसको अभिव्यक्त करती थी, ऐसे दिया है। मतलब वही चीज़ यहाँ कही गई है कि महजर वाज अ साइन डिक्लेरेशन बाई उलेमा। उलेमा मतलब यहाँ धर्माचार्य और न्याय व्यवस्था को जो संभालने वाले व्यक्ति होते थे। और उसके बाद बलहार जो होता था ये एडवांस दादन होता था जो कि आर्टिशियंस को दिया जाता था, मर्चेंट्स के द्वारा। उसके बाद दादनी के बारे में कहा गया है कि ये लोवेस्ट ग्रेड होती थी एग्रीकल्चरल पीजेंट्स की। तो आपको इसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है, जो सही है उसकी तलाश करनी है। पूरा प्रश्न देख लीजिए, पूरा आप देख रहे हैं। और 16वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ पहला ही सही है। इसका जो महजर के बारे में कहा है वही सही है, बाकी जितने हैं वो सब गलत है। ददनी जो होता था ये व्यापारियों के द्वारा कारीगरों को दिया जाने वाला एक एडवांस टैक्स होता था।
ठीक है, यहाँ बलहार को दे दिया है तो इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाता है। और जो बलहार होता था वो क्या था, वो किसानों का सबसे निचला दर्जा होता था, ये इसका मतलब है। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है, इसलिए हम ए को चुनते हैं और बिना देर किए आगे चलते हैं। 17वें को देखिए, व्हाट वाज द खिजरावत, ये शब्द है तो खिजरावत इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में इस वर्ड का यूज किस लिए होता था? सब्जियों पर टैक्स लगता था उसको कहा जाता था, या टैक्स ऑन इरिगेशन यानी सिंचाई कर को कहा जाता था, टैक्स ऑन कैटिल यानी जो पशु या रेवड़ होता था पशुओं का, मवेशियों का, उन पर जो टैक्स लगता था उसको कहा जाता था, या टैक्स ऑन ग्रेन यानी अनाज पर जो कर लगता था उसको कहा जाता था। आपको ये बताना है कि खिजरावत इसमें से किस कर को कहा जाता था। ये सल्तनत काल का है और एक प्रकार का टैक्स है, इतना तो आप देख ही रहे हैं। इसका ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि ये टैक्स ऑन वेजिटेबल था, सब्जियों पर लगने वाले कर को खिजरावत कहा जाता था। इस प्रकार के जो अनोखे शब्द हैं वो आपको ध्यान देने होंगे। हग ए शर्ब जो था ये सिंचाई कर था, और भोजत मवेशी कर था, मतलब भोजत नाम का जो कर होता था वो मवेशियों के रखने के एवज में वसूला जाता था। और गल्ला ये चुंगी जो होता था ये अनाज कर होता था। ठीक है, अनाज का जो ढेर होता है उसको गल्ला कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वें को देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगोरी किला सोनभद्र जिले में सोन नदी के तट पर ओबरा के पास स्थित एक किला है, ऐसे कहा गया। उसके बाद अगोरी किला जो है ये खैरवाला वंश और चंदेल वंश का आवासीय महल हुआ करता था। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसमें दोनों सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगोरी का जो किला है ये करीब मतलब यूपी में पड़ता है, और जो चौपन वाला क्षेत्र है वहां से 10 किलोमीटर दूर ये ओबरा के पास स्थित है। यहाँ पर एक काली देवी का मंदिर भी है और अगोरी बाबा के लिए धार्मिक स्थान है। इसके अलावा देखा जाए तो सोनभद्र के क्षेत्र में ये उस समय अपनी सुर्खियां बटोरता है जब यहाँ पे बड़े पैमाने पर सोने के भंडार की खोज की गई थी। सोना मिला है, सोना मिला है, ये हल्ला मचा था, तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ी हुई नहीं है? तो तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792, यहाँ डेट भी बहुत ध्यान से देखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, कॉर्नवालिस कोड 1793, और बंगाल का जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त था उसकी डेट दी हुई है 1795। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि भारत आता है अपना शासन संभालने के लिए, मतलब एक गवर्नर जनरल की हैसियत से, लेकिन यहीं पर रह जाता है, मतलब यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। बेचारा चेचक का शिकार हो जाता है, चेचक होती है और वो इलाज करवाता है और अंत में गाजीपुर जिले में जाकर वहीं पर वो दम तोड़ देता है, और वहीं पर उसका जो मकबरा है वो भी स्थित है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें से बताइए जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। यहाँ परमानेंट सेटलमेंट की जो डेट दी हुई है वही गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो परमानेंट सेटलमेंट की डेट है वो 1795 नहीं बल्कि 1793 है, और इसीलिए जो डी वाला है वो गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, इसमें कुछ देखने लायक है। 3 स्टेटमेंट है और ये कहा जा रहा है कि इसमें से गलत का चुनाव कीजिए। यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है या बिहार से निर्मित हुआ है। आधिकारिक तौर पर सन 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती पर इसको अस्तित्व में लाया गया, यानी बिरसा मुंडा की जो जयंती का दिन था उस दिन इसका विभाजन करके इसे अलग कर दिया गया। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व यहाँ आप देख रहे हैं 1899 से लेकर 1900 का जो समय था उसमें रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और झारखंड में भारत के खनिज और कोयला भंडार का क्रमशः 40 से लेकर मतलब 40 जो है ये खनिज भंडार का और 29% जो है ये कोयला भंडार का दावा है, मतलब इतना वो कवर करता है। तो झारखंड खनिज के मामले में काफ़ी समृद्ध है, आप जानते ही हैं। पहले बिहार राज्य का ये हिस्सा था तो पूरा बिहार खनिज के मामले में एकदम धनी था, लेकिन अभी क्या हुआ है, झारखंड के रूप में खनिज संपदा वहाँ से निकल गई। तो इसमें देखकर बताइएगा गलत क्या है। प्रश्न पूरा आपने देखा और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। झारखंड को यहाँ बिहार से अलग किया गया है और सन 2000 में जो बिरसा मुंडा की जन्मतिथि का समारोह था उसी अवसर पर, उसी उपलक्ष्य में इसे अलग किया जाता है। और उसके बाद जो मुंडा रिविलियन है उसकी अगर आप डेट देखें तो ये सही बात है, और बिरसा मुंडा उसका नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी जाबाजी से काम लिया था। और झारखंड के बारे में अगर देखें तो 40 और 29% का जो यहाँ शेयर है इंडिया में वो मिनरल और कोल रिजर्व के मामले में पाया जाता है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। इसके बाद 21वें को देखिएगा, यहाँ पर नदियों के प्रवाह के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। अब उसमें से आपको जो करेक्ट है वो चूज करना है। तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, वेन गंगा जो है ये पूर्व दिशा में बहती है, और काली सिंध नदी जो है ये उत्तर दिशा में बहती है। अब आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। नर्मदा की डायरेक्शन किधर होगी, अरब सागर में जाकर वो गिरती है और गिरने से पहले एक एस्चुरी यानी जो ज्वार नदमुख है उसका निर्माण करती है, तो पश्चिम उसकी डायरेक्शन है, सही बात है। बाकी जो है उन्हें देख लीजिएगा। देखिए इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये जो वेन गंगा की दिशा दी हुई है यही सही नहीं है, ये वाला गलत है। वेन गंगा की दिशा पूर्व में है, ये गलत दिया है। असल में पूर्व में जो बहने वाली नदियां हैं उसमें टोन्स आती है, इसके अलावा सोन है, बिछिया नदी है, इस प्रकार की नदियां हैं। बीहड़ नदी भी जो है ये पूर्ववर्ती है। इसके अलावा पश्चिम में अगर आप चले जाएंगे, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे तो उसमें नर्मदा तो है ही है, उसके अलावा ताप्ती और माही ये नदियां भी पश्चिम की ओर बहती हैं। उत्तर में बहने वाली नदियों में चंबल है, छिप्रा है,
जिसे कि शिप्रा कहा जाता है। इसके अलावा काली सिंध है, पार्वती है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ना वेन गंगा, तो ये दक्षिण में बहती है, न कि पूर्व में। तो इसीलिए जो दूसरा वाला है वो गलत है और पहला तीसरा सही है, तो इसलिए हमने सी को चुना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सॉइल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में यहाँ 2 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको जो करेक्ट है वो चूज करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि रेड सॉइल डेवलप ऑन द, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, क्रिस्टलाइन इंडिजिनियस, माफ कीजिएगा, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एंड इन जनरल एरिया ऑफ लो रेनफॉल। मतलब इनका जन्म कैसे होता है, ये जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टानें होती हैं उनसे पैदा होती हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है। यहाँ बात हो रही है लाल मिट्टी की, जो लाल पीली मृदा है उसके बारे में। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इन मध्य प्रदेश दे आर मेनली फाउंड इन बुंदेलखंड एंड बघेलखंड रीजन। मतलब ये जो लाल और पीली मृदा है ये मुख्य रूप से अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का इलाका है वहां पर पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की इस मिट्टी के बारे में इसमें से सही कथन आप चुनिए, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। लाल पीली मिट्टी ये क्रिस्टलीय जो आग्नेय चट्टानें हैं और कम वर्षा वाले जो सामान्य क्षेत्र हैं वहां पर विकसित होती है। और इसमें अगर क्षेत्र मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला इलाका आएगा, इसे हमने देखा। और महीन दाने वाली लाल पीली मिट्टी आमतौर पे उपजाऊ होती है, मतलब इसकी उपज ठीक ठाक होती है, लेकिन जो मोटे दाने वाली मिट्टी होती है उसमें उर्वरता कम होती है। इसके दोनों वैरायटी पाई जाती है, मतलब छोटे क्रिस्टल भी होते हैं, बड़े क्रिस्टल भी होते हैं। फेरिक ऑक्साइड जो होती है उसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है, ये आपने देखा। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत कम पाए जाते हैं। मिट्टी की उर्वरता वैसे देखा जाए तो कम ही होती है। धान ज्यादातर इसमें उगाया जाता है, धान उग जाता है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद सी को चुनते हैं और आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, यानी 23वां। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि बाणसागर जो है, मतलब बाणसागर डैम, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है, सोन नदी पर बना हुआ है और ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कही जाती है। और इसका उपयोग सिंचाई और 335 मेगावाट जो जल विद्युत उत्पादन है उसके लिए किया जाता है। तो आपको जो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। यहाँ पर बात हो रही है बाणसागर बांध की। तो आप जानते ही हैं कि ये मध्य प्रदेश में है, शहडोल में जो गंगा बेसिन है वहां पर स्थित ये सोन नदी पर बना हुआ है, एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है, मतलब मल्टीपर्पज जो यहाँ प्रोजेक्ट होते हैं उसके तौर पे इसे देखा जाता है। तो ये वाला तो सही है, पहला वाला। लेकिन इसका जो दूसरा वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो इसकी क्षमता दी है वो 335 नहीं है बल्कि 435 है। पन बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, और इसीलिए हमने ए को चुना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कहा गया है कि तवा नदी नर्मदा की एक सहायिका है और इसकी जो मुख्य सहायिकाएं हैं उसमें देनवा है, मालिनी है और सुखतवा है। मतलब तवा को भी सपोर्ट करने वाली जो नदियां हैं उनके नाम दिए। और अप्सरा, रजत और बी झरने पंचमढ़ी में तवा नदी पर स्थित हैं। ये सब जो है ये प्रपातों के नाम है, यानी वाटरफॉल्स के नाम है, और इनकी लोकेशन दी है पंचमढ़ी। तो आप बताइए कि इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, देखिए इसका डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी सत्य हैं। मतलब तवा नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें देनवा का नाम आता है, मालिनी है और सुखतवा है। इसके अलावा ये अप्सरा, रजत, इस प्रकार के जो वाटरफॉल हैं वो इसी पर स्थित है और ये पंचमढ़ी की लोकेशन में पाए जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो सेंट्रल हाई लैंड रीजन जो है वहाँ पे ट्री लाइक फिगर पाया जाता है। ये नदियों की आकृति के बारे में बात हो रही है। तो जो केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र है वहाँ पे वृक्षाकार प्रतिरूप पाया जाता है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद दक्कन ट्रैप जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे रेडियल फिगर पाया जाता है। जो पन्ना विंध्याचल सीरीज है वहाँ पे जिगजैग फिगर पाया जाता है। और जो मैकान और कैमूर वाला प्लेटू वाला रीजन है वहाँ पे क्रीसेंट फिगर पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अर्धचंद्राकार स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखकर बताइएगा कि कहाँ पर नदियों का स्वरूप कैसा होता है। मतलब इसमें से गलत कौन सा है ये आपको चुनना है। तो 3 सही है, ये गलत है, कौन सा होगा बताइए। और इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे पन्ना विंध्याचल श्रृंखला जो है यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी आकृति यानी जिगजैग शेप पाया जाता है, ये गलत है। असल में यहाँ पर समांतर आकृति पाई जाती है, पैरेलल शेप पाया जाता है, बाकी सब इसमें सही है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। इन मध्य प्रदेश रेल स्प्रिंग फैक्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस। मतलब रेल स्प्रिंग फैक्ट्री जो है वो किस स्थान पे है, नीचे नाम दिया है, इसमें से देख लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये ग्वालियर में है और 12.8 किलोमीटर दूर जो सिथौनी रेलवे स्टेशन है, मतलब ये जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन है वहां से दूरी बताई जा रही है 12.8। तो ये सिथौनी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके बाद 27वें को देखिएगा, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ये निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसके अंदर नहीं आता है। जो यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है उसके अंतर्गत कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है। भोपाल, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इसमें से कौन सा होगा। तो डी वाला हो जाएगा। आप जानते हैं कि उज्जैन इसके अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर आपने देखा जो WCR है यानी पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय जबलपुर में है और 2003 में ये अस्तित्व में आता है। और इसके 3 प्रभाग हैं, मतलब इसके अगर देखा जाए तो 3 डिवीजन है, कोटा, जबलपुर और भोपाल। कोटा, जबलपुर, रीवा, दमोह, बीना, ये सब जो है यहाँ पे स्टेशन में शामिल है। तो इसमें से उज्जैन नहीं है, इसलिए हमने डी को चुना है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। चावल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। यहाँ पर किस नाम से संबोधित किया जाता है। रेसिन कहा जाता है, अम्बेल कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है या ईयर कहा जाता है।
तो इसमें से जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। पुष्पक्रम जो होता है वो एक पुष्पीय पौधे में शाखा और शाखाओं की एक प्रणाली होती है और फूलों का पूरा समूह होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी पेनिकल कहा जाता है। और गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसको ईयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था। प्रश्न संख्या 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्प इज सेल्फ पॉलिनेटिंग कार्प, मतलब अपने से उसका पॉलिनेशन हो जाता है, उसमें किसी कीट को या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे आप देखते हैं कि पौधे में आमतौर पे परागण के लिए तितलियां, मधुमक्खियां, इस प्रकार के जो इंसेक्ट हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जिस दिन पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी उस दिन जो इंसान है उसको समझ लेना चाहिए कि उसका अंत निकट आ गया है। तो देख लीजिए, सेब, अंगूर और मटर, इसमें से कौन सी फसल जो है वो अपने सेल्फ पॉलिनेट हो जाती है, बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि ग्रेप्स और जो पीज होती हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और पुष्प के जो परागकण होते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे पर स्थित जो अन्य पुष्प हैं उसके वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। मतलब यहाँ पे जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचने चाहिए और वो पहुंचाने का काम कीड़े मकोड़े करते हैं। असल में वो उस पर बैठते हैं, परागकण उनके पैर में चिपकते हैं और उसके बाद जब वो अगले फूल पर बैठते हैं तो वो उस स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे होता है। अंगूर, मटर, ये सब जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन के उदाहरण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला सही था। प्रश्न संख्या 30 को देखिएगा, इलाहाबाद सफेदा ये किस चीज की प्रजाति है, मतलब किसकी ये ब्रीड है आपको बताना है। देख लीजिए, ये बनाना है या लीची है या गुआवा है या मैंगो है। यहाँ पर बात हो रही है इलाहाबाद सफेदा की। नाम अच्छा है और आप जानते हैं कि ये अमरूद की प्रजाति है। इलाहाबादी अमरूद वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़े साइज का और बिना बीज वाला होता है। इसके अंदर बीज बहुत कम होते हैं, बहुत मीठा होता है, शक्कर पड़ी हो ऐसा लगता है। तो ये प्रजाति किसकी है, अमरूद की प्रजाति। और इस फल का आकार मध्यम गोलाकार होता है। औसत जो वजन है वो 180 ग्राम होता है, लेकिन जो स्वस्थ इलाहाबादी अमरूद होते हैं वो काफी भारी भरकम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम ये लिखोनदोरा गैलरी में आयोजित किया गया और यहाँ पे शलाका 10 जो प्रदर्शनी थी उसमें भील समुदाय के किस युवा चित्रकार की पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। ये कौन सा चित्रकार था आपको बताना है। तो यहाँ पे कामता ताहत का नाम है, द्वारका परस्त है, अनिल भील है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। ये कामता ताहत है जिनकी की पेंटिंग वहां पे प्रदर्शित की गई थी और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जो बलवा गांव है वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 32 को देखिएगा, यहाँ पे फिक्की की बात हो रही है। तो फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस राज्य में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल का पुरस्कार जीता है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि विच स्टेट हैज वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट इन द फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। ये 2020 का संस्करण है, ध्यान दीजिएगा। ये हरियाणा राज्य है, गुजरात है या तेलंगाना है या मध्य प्रदेश है। तो आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में ही देख रहे हैं। और पहलवान बजरंग पुनिया और शूटर जो इलावेनियन वलारिवेवन है ये क्रमशः पुरुष और महिला जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उसके पुरस्कार को जीतते हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद 33 को देखिएगा, यहाँ पर कहा गया भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये किस टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया। मतलब ये पूछने का तात्पर्य है यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य कौन सा पहला है ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी इसको कहाँ पर किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ बांदीपुर का नाम आता है, सत्यमंगलम है, इसके अलावा बांधवगढ़ है और रणथंभौर है। आप बताइए इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व हुआ। और इसका सी वाला हो जाएगा, ये बांधवगढ़ है जहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश वैसे भी टाइगर स्टेट कहा जाता है और उसमें भी जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है यहाँ पे बाघों की तादाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखिएगा, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक जो 2020 का है उसको पारित किया गया है। अब इसके उद्देश्य क्या है। तो अंतर धार्मिक विवाह को गैर कानूनी घोषित करना, धार्मिक जो भेदभाव है उसको रोकना, व्यक्तियों को किसी धर्म को चुनने की अनुमति देना या धार्मिक रूपांतरण को गैर कानूनी घोषित करना। इसमें से कौन सा पर्पज इसका था बताइएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। यहाँ पर जो आउटला था ये इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस थे उनके संदर्भ में था, मतलब उसे गैर कानूनी घोषित करने से संबंध था इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है लेकिन फिलहाल इतना। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में, अब यहाँ पे खाली स्थान है, डेट आपको बतानी है कि उस तारीख को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मतलब वो जो तारीख है उसमें आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। बताइए वो कौन सी तारीख है। 11 अगस्त है, 17 अक्टूबर है, 15 नवंबर या फिर 18 दिसंबर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी ये 15 नवंबर की तारीख है जिसको कि यहाँ आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, आकांक्षात्मक जिला श्रेणी के तहत द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 ये किन शहरों को दिया गया। उन शहरों के नाम आपको इसमें से चुनने हैं। तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा और आंध्र प्रदेश का विजयनगरम है, या मध्य प्रदेश का खंडवा और आंध्र प्रदेश का विजयनगरम है, मध्य प्रदेश का खंडवा और आंध्र प्रदेश का अनंतपुरम है, या छिंदवाड़ा और अनंतपुर है। बताइए इसमें से कौन सा होगा।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब खंडवा ऑफ मध्य प्रदेश एंड यहाँ नीचे आप देख रहे हैं विजयनगरम ऑफ आंध्र प्रदेश। ये दोनों जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो द्वितीय है 2019 वाला, उसमें आकांक्षात्मक जिले के तौर पे इसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 37वां, पीएम स्वनिधि योजना, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश को 1.25 लाख यानी ये जो 1.25 लाख है, इससे अधिक लाभार्थियों को स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण के लिए दूसरा स्थान दिया गया है। मतलब राज्य की पोजीशन कौन सी है, सेकेंड है, और ऋणों के वितरण में तेलंगाना का 3rd स्थान है, मतलब तीसरा पोजीशन है। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट क्या है, प्रश्न आपने देखा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। मतलब ये जो आप पुरस्कार देख रहे हैं या यहाँ पे स्वनिधि जो योजना है उसके अंतर्गत ऋण वितरण का स्थान देख रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए पूरा तो यूपी इसमें पहले स्थान पर है। मतलब राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, दीनदयाल अंत्योदय रसोई, ये जो योजना है इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है, यानी यहाँ पर गलत कथन की तलाश करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत खोजना है। तो मध्य प्रदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा शहरी विकास विभाग इस योजना का कार्यान्वयन करने वाला निकाय है, और कारपोरेट सामाजिक जो भागीदारी है यानी CSR की बात हो रही है, यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से इस योजना के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। यहाँ पर बात हो रही है दीनदयाल अंत्योदय रसोई की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ना तो इसमें पहला ही गलत है ना दूसरा गलत है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने PM किसान योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू किया है, ये जानकारी है। और PM किसान योजना के तहत 6,000 रुपए जिसे कि किसानों के खाते में स्थानांतरित किया जाता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब ये जो इन्हीं के तर्ज पे स्टार्ट किया गया है, इसमें जो प्रावधान किया गया है, मतलब कितना हस्तांतरण राशि का किया जाएगा, मतलब एक किसान के खाते में जो सालाना राशि है वो कितनी आएगी बताइए, 3,000, 4,000, 2,000 या 5,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, 4,000। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे जो अमाउंट है वो सरकार दे रही है। हालांकि ये पूरा जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो फुटकर खर्च होते हैं उनके लिए सफिशिएंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसान का पूरा जीवन इसी से बीत जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी जो फुटकर जैसे बीज वगैरह खरीदने का खर्चा होता है या जो साबुन तेल और लकड़ी वाला खर्चा होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 40वां। इसमें कहा गया सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर रखी गई है। वो स्थान भोपाल है, रीवा है, शिवपुरी है या ग्वालियर है। तो ये आप जानते हैं कि ग्वालियर है। ग्वालियर में इसको 26 सितंबर 2020 को स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप अगर देखें तो इसका ग्वालियर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू अपर हाउस फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पे जो संसद का सदन होता है उसमें उच्च सदन में निर्वाचित सदस्य जो कि मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, वो इसमें से कौन कौन से हैं। तो थावर चंद्र गहलोत है, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान है, कैलाश सोनी है और अजय प्रताप सिंह है। बताइए इसमें से कौन कौन से व्यक्ति हैं। यहाँ पर जो उच्च सदन यानी राज्यसभा है उसकी बात हो रही है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं चारों ही यहाँ पर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सभी राज्यसभा में रह चुके हैं। मतलब थावर चंद्र गहलोत जो है ये 18 से लेकर 24, वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान 18 से लेकर 24, मतलब ये इनका कार्यकाल अभी जारी है, वैसे ही बाकी सब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला सही था। प्रश्न संख्या 42 को देखिए यहाँ कहा गया कि सुमित्रा महाजन ने 1989 से लेकर 2019 तक मध्य प्रदेश का जो इंदौर निर्वाचन क्षेत्र था वहां पे संसद में सबसे लंबे समय तक एक महिला सदस्य के रूप में लीड किया था, यानी ये प्रतिनिधि थी वहां पर। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये चुनी गई थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ नंबर 17वीं लोकसभा। उसके बाद हाल ही में इन्हें 2021 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आप बताइए कि सुमित्रा महाजन जी के बारे में इसमें से स्टेटमेंट जो है कौन सा सही है। सही कथन पर आपको विचार करना है और इसका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। तीसरा सही है, पहला सही है, लेकिन ये वाला जो है जिसमें 17वीं लोकसभा की बात कही गई है ये गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो इनका नंबर था 16वां, मतलब ये 16वीं लोकसभा में स्पीकर थी। 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है और इस समय जो स्पीकर है वो कौन है, ओम बिरला जी। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्रालय मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्री कौन है। यहाँ राज्य मंत्री की बात हो रही है, तो ये कुंवर विजय शाह है या फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर है, गोपाल भार्गव है या हरदीप सिंह डांग है। यहाँ नाम आप देख रहे हैं, बताइए इसमें से वर्तमान में कौन है। तो इसका डी हो जाएगा, ये हरदीप सिंह डांग है। ये वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा जो पर्यावरण मंत्रालय है उसमें मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। कुंवर विजय शाह को आप देखें तो ये वन मंत्री हैं। जो तोमर जी हैं वो ऊर्जा मंत्री हैं। भार्गव जी जो है वो कुटीर उद्योग जो ग्रामोद्योग वाला क्षेत्र है उसको संभाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। लालजी टंडन के बारे में कहा जा रहा है कि हु वाज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वाज डाइड ऑन। इनकी मृत्यु कब होती है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। अब इसमें से इनकी डेथ की जो तारीख है वो आपको चुननी है। अभी हाल ही में इनका देहावसान हुआ है
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। 21 जुलाई सन 2020 को जो कोरोना काल था उसी में इनका देहांत होता है। हालांकि कोरोना से नहीं होता है, लंबी बीमारी से। ये जो लखनऊ का मेदांता है वहां पे दम तोड़ देते हैं। यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं और 20 जुलाई 2019 को उन्होंने यहाँ अगर आप देखें तो 20 जुलाई 2019 को उन्हें आनंदीबेन पटेल की जगह पे मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन ही वर्तमान में कार्यभार संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश में भी काम देख रही है। तो एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग भोपाल में स्थित है और यह जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, यहाँ आप देख रहे हैं डेट, मतलब ये डेट कौन सी है, 1555 है। उसकी धारा 3 के तहत स्थापित किया गया था। तो आप बताइए इसमें से सही कथन कौन सा है। यहाँ पर राज्य महिला आयोग की बात हो रही है और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा बोथ। यहाँ पे दोनों सही है। लेकिन 1555 की तारीख कहाँ से आ जाएगी? ये डेट जो है ये 1555 होगी। यहाँ देखिए इसकी जो डेट है वो सही नहीं, इसीलिए इसका केवल पहला वाला सही, इसका सिर्फ पहला वाला सही है। आंसर की में जो आंसर दिया है वो गलत है। बोथ नहीं होगा, सिर्फ पहला वाला होगा। इसमें जो डेट दी है ना एक्ट की, वही गलत है। असल में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग जो है ये 1995 की जो धारा 3 है, यहाँ पर डेट कौन सी होगी? ये 1995 होगी और यहाँ पे 1555 दिया है जिस समय कोर्ट की स्थापना ही नहीं हुई थी। ठीक है, और सब सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश का जो पॉपुलेशन डे है वो 11 मई को मनाया जाता है, मतलब मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो पॉपुलेशन के बारे में ये जो दिवस है इनके बारे में विचार करके बताइए कि सही क्या है। प्रश्न आपने देखा और इसका सी हो जाएगा। इसमें दोनों सही हैं, मतलब दोनों ही जो डेट दी है वो परफेक्ट है और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं, अर्थात दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 47, मध्य प्रदेश में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर की स्थापना को और ज्यादा गति देने के लिए यानी स्पीड में कराने के लिए पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उज्जैन शहर में मीटर लगाने की शुरुआत कर दी है। और उज्जैन अब इस तरह के जो अत्याधुनिक मीटर है उनके साथ एक और क्षेत्र का नाम दिया है। उसके बाद तीसरा शहर बन गया है, यानी इससे पहले 2 शहरों में यही काम हो चुका है। तो उन 2 शहरों के नाम आपको चुनने हैं। कौन कौन से हैं? तो भोपाल रतलाम दिया है, इंदौर रतलाम है, रतलाम और खरगोन है, खरगोन और इंदौर है। इसमें से कौन सा पेयर होगा बताइए, जो कि इससे पहले इस प्रकार के स्मार्ट मीटर धारण कर चुके हैं? और इसका बी वाला हो जाएगा। ये इंदौर और रतलाम है, मतलब इंदौर यहाँ पे पहली बार लेता है और उसके बाद रतलाम, और तीसरे नंबर पर कौन आ गया? तो तीसरे नंबर पे आप यहाँ देख रहे हैं उज्जैन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 48, 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 3 सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें तो आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लोवेस्ट को देखना है। तो ये नरसिंहपुर, जबलपुर, भोपाल है, या भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर है। यहाँ क्रम भी दिया है तो क्रम को ध्यान दीजिएगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर है, या अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी है। इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका डी वाला हो जाएगा। यहाँ अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी वाला जो इलाका है ये सबसे कम जो 3 साक्षरता दर वाले जिले हैं उनमें गिना जाता है। मतलब अलीराजपुर में अगर आप देखें तो मात्र 36.1% है, यानी 36.1। झाबुआ में 43.3 है और बड़वानी में थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 49.4% है। इस प्रकार से इनका आंकड़ा है, तो चिंताजनक स्थिति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स यूथ हाउस। मतलब यहाँ पे यूथ हाउस की जो जनजाति है उससे संबंध रखने वाली जो जनजातियां हैं उनके नाम दिए हैं, लेकिन एक जो है वो मिसमैच है, यानी गलत तरीके से मिलान किया गया है, वही आपको चुनना है। तो वो कौन सा होगा देखकर बताइए। मुंडा, रंगबंग, भूटिया, धनगर बांसा, उरांव, धुमकुडिया और मुरिया घोटूल। इसमें से कौन सा गलत है बताइए। तो इसका पहला वाला ही गलत है। मुंडा रंगबंग जो दिया है असल में इसका नाम क्या है? रंगबंग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे गतियोरा होगा। और भारिया जनजाति जो है उसका यूथ हाउस जो है वो रंगबंग है। ठीक है, तो इसका ए वाला गलत है जिसे कि हमने चुना। और 50वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, इसके तहत लाभार्थियों का जो आयु समूह है यानी जो एज ग्रुप है वो कौन सा है? 18 से 55 है, 18 से 59 है, 21 से 55 है, या 21 से 59 है? तो इसका ए वाला ज़्यादा सही है, ये 18 से 55 है, 18 to 55 ईयर ये वाला समूह रखा गया है। परियोजना की लागत करीब 50,000 रुपये है और इसमें अगर देखा जाए तो 18 से 55 ये आयु वर्ग है। बीपीएल श्रेणी को ये सुविधा मिलेगी, इसे आप देख रहे हैं, और 2017 में इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं। थोड़ा सा वैश्विक और जो देशी भूगोल है उसको पढ़ लेते हैं। तो बाउंड्री शेयर करने वाले म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ नाम दिया है पूर्वोत्तर के राज्यों का, जिसमें कि अरुणाचल है, मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। बताइए इसमें से बाउंड्री कौन कौन सा शेयर करता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सब तो बाउंड्री शेयर करते हैं, अर्थात दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन अरुणाचल जो है ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है,
लेकिन आप तो जानते हैं कि अरुणाचल म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये आंसर की का आंसर था जो कि यहाँ बता दिया गया, माफ कीजिएगा उसके लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होना चाहिए। बी के हिसाब से ये परफेक्ट होता है, यानी पहला अरुणाचल इसमें बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड है। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं जिन्हें कि आपने देखा। ठीक है, पांचवा नहीं होगा, त्रिपुरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 को देखिए। इसका जो यहाँ दिया हुआ है इसमें देख लीजिए, चीन और नेपाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी नई सहमत ऊंचाई है। ये फीट में दी हुई है, यहाँ पर मीटर में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो 28,031 फीट है या 29,033 फीट है या 29,031 फीट है या 28,033 फीट है। इसमें से माउंट एवरेस्ट की जो नई वाली ऊंचाई है वो कितनी है? आप जानते हैं कि हिमालय एक वलित पर्वत है और विश्व की नवीनतम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें देखा जाता है, मतलब ये युवा पर्वत है और युवाओं का डेवलपमेंट होता है, उनका शरीर विकसित होता है। तो ठीक वैसे ही हिमालय भी विकसित हो रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है और लगातार आते जो भूकंप के झटके हैं वो इस बात का प्रमाण है। तो बताइए कि माउंट एवरेस्ट वर्तमान में कितना ऊंचा हो गया है, देख लीजिए। तो इसकी जो नई स्वीकृत ऊंचाई है वो है 29,031 फीट, मतलब अभी हाल ही में इसे तय किया गया है समुद्र तल से। तो 8,848.86 मीटर एग्जैक्ट, इसको याद कर लीजिएगा। 8,000 यहाँ अगर आप देखें 848 और पॉइंट वाला भी याद रखिएगा 0.86, इतने मीटर में इतना हाइट इसकी हो गई है। मतलब 8,848.86 मीटर, ये मीटर वाला हो गया। और जो फुट वाला है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतना ही ऊंचा हो गया है। और जो पीछे वाली ऊंचाई थी इससे पहले वाली, उससे 86 सेंटीमीटर ये ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 53। यहाँ पर डीथेन M45 के बारे में कहा गया है कि ये है क्या चीज़। ये बैक्टीरिसाइड है, मतलब जीवाणुनाशक है, या फिर ये जो इंसेक्टिसाइड है उसके तौर पे देखा जाता है, या फंगिसाइड है, मतलब किस चीज़ का विनाश ये करता है, ये आपको बताना है। तो अगर डाइथेन की बात की जाए, जिसे डीथेन M45 कहा जाता है, ये मूल रूप से इस्तेमाल होता है फंगिसाइड के तौर पे, मतलब कवकनाशी इसको कहा जाता है। और क्षेत्र की जो फसलें या फल सब्जियां होती हैं उसमें कवक से लगने वाले रोगों पर ये कंट्रोल करता है। जैसे कि ब्लाइट है, मतलब ब्लाइट के अलावा लीफ स्पॉट आप देखते हैं, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, रस्ट वाला जो रोग लगता है अलग अलग फसलों में, तो ये सब कवकों की वजह से लगते हैं। तो इसमें आप डाल लेंगे अगर ये वाला डीथेन, तो ये फायदा करेगा। इसका सी वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो एक तरफ कोल माइन है, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दी हुई है। हिमगिरी है, वारलपुर है, इसके अलावा नजीरा है और लैट्रेज्यू है। इसको आपको स्थान से मिलाना है। तो असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय ऐसे करके दिया हुआ है। और इसका जब आप मिलान करेंगे तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। यानी इसमें अगर आप देखें तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, अर्थात अगर देखा जाए तो नजीरा जो है ये असम का हो गया, वालरपुर जो है ये महाराष्ट्र का है, हिमगिरी जो है ये ओडिशा का है और लैट्रेज्यू जो आप देख रहे हैं ये मेघालय का है। ये इसकी मैचिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में सड़क पार करते समय सरीसृप और छोटे जानवरों को वाहन दुर्घटना से बचाने के प्रयास में रामनगर वन प्रभाग के काला डूंगरी रेंज में एक राजमार्ग पर एक ऊंचा इको ब्रिज बनाया गया है। काला डूंगरी रेंज है कहाँ पर? मतलब इको ब्रिज बनाकर वाहनों को ऊपर से पास करा दिया जाएगा, जैसे फ्लाईओवर होता है, और नीचे से जो जीव जंतु हैं वो निर्बाध तरीके से आते जाते रहेंगे, तो इससे वो कुचल कर मरने से बच जाएंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, लद्दाख में किया गया है, अरुणाचल में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे जो काला डूंगरी रेंज है ये स्थित है और यहाँ एक इको ब्रिज का निर्माण किया गया है। मतलब अगर आप देखें तो जो रामनगर वन प्रभाग है उसके द्वारा ये नैनीताल राजमार्ग, काला डूंगरी नैनीताल राजमार्ग वहां पे बनाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए 56। कौन सा कृष्णा की सहायक नदी इसमें से नहीं है? मतलब 3 जो है वो सहयोगी है, एक जो है उसकी सहयोगी नहीं है। डिंडी, हलिया, नोयाल और पेदवारू, या इसको पेदवागू भी कहा जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? और आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं सी वाला हो जाएगा। नोयाल जो है ये कृष्णा को सहयोग नहीं करती है। नोयाल जो है ये कावेरी की सपोर्टर है। और कृष्णा नदी बेसिन को अगर देखें तो आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये पूरा फैला हुआ है। क्षेत्रफल अच्छा खासा है, मतलब 2,58,948 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर में ये पड़ता है। यहाँ तक हमने देखा कृष्णा की सहयोगी जो नदियां हैं उसमें कोयना को आप देखते हैं, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा है, इसके अलावा तुंगभद्रा, डिंडी, पेदवागू, हलिया, मूसी, पलारू, पुन्नारू, इस प्रकार से नाम है। तो बहुत सारे नाम है, फिलहाल सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 57 और 57 में कहा गया कि गलत का चुनाव कीजिए। तो पंतनगर हवाई अड्डा महाराष्ट्र में स्थित है और कांटास एयरलाइंस एक ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइंस है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की हवाई कंपनी है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है? देखिए इसका ए हो जाएगा, पहला वाला ही गलत है। पंतनगर जो एयरपोर्ट है ये उत्तराखंड में स्थित है। उधम सिंह नगर जो है मतलब जिला, वहां पे ये स्थित है, वहां का पंतनगर है, वहीं का एक ये घरेलू हवाई अड्डा है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 58। हाल ही में दजकू या दुजोकू जिसे कहा जाता है, ये घाटी का नाम है। इसके आसपास के क्षेत्रों में 2 सप्ताह के अंतराल पे या 2 सप्ताह का जो पूरा टाइम था उसमें जंगल में आग लग जाती थी
और इसमें ये कहा गया कि इस पर नियंत्रण कर लिया गया है। मतलब ये करंट अफेयर का लेटेस्ट मुद्दा हो सकता है। जंगल में आग लगी थी इस क्षेत्र में और अभी उसको कंट्रोल में कर लिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि दुजकू घाटी ये किन 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कौन से 2 राज्य इसमें बॉर्डर पर इसके हैं? तो अरुणाचल और असम, नागालैंड और अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर, मणिपुर और असम, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सी हो जाएगा। सी वाला मतलब यहाँ पे आप देखें नागालैंड और मणिपुर, इसमें आग लग गई थी जंगल में। और इसमें अगर देखा जाए तो ये ट्रैकिंग का गंतव्य भी है। मतलब यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के पर्पज से आते हैं और जो आने वाले यहाँ टूरिस्ट होते हैं उन्हीं के सौजन्य से आग भी लगती है। ज़्यादातर यहाँ प्राकृतिक आग कम ही लगती है। इसके बाद 59 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे डेल्मेटियन जो द्वीप समूह है वो क्रोएशिया में है, कैपरी द्वीप समूह ये इटली में है, कोफीफी द्वीप समूह ये थाईलैंड का है और सेंटोरिनी द्वीप समूह जो है ये इंडोनेशिया का है। तो आप बताइए कि इसमें से जो नॉट करेक्टली मैच है वो कौन सा है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि जो सेंटोरिनी द्वीप समूह है ये इंडोनेशिया दे रखा है, जबकि अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी ईजियन सागर है वहां पे स्थित एक द्वीप है और ग्रीक की जो मुख्य भूमि है, ग्रीक मतलब यूनान की बात हो रही है, वहां से लगभग 200 किलोमीटर ये दक्षिण पूर्व में है। छोटा सा ये वृत्ताकार है और कई सारे यहाँ ज्वालामुखियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60, इंडियन हैबिलेट। यहाँ पे इंडियन जो हेलिबेट है उसकी बात की जा रही है। तो इंडियन हेलिबेट है क्या चीज़? ये कछुआ है, मछली है, सांप है या हिरन है? देखिए इसका बी हो जाएगा। ये असल में क्या है? एक मछली की प्रजाति है जिसको कि इंडियन हेलिबेट कहा जाता है और ये स्पाइनी टर्बोट के नाम से भी जानी जाती है। फ्लैट फिश की प्रजाति के तौर पे इसे देखते हैं। लंबे दांत होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं और केरल में इसको अरियम पल्ली के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो जीभ है वो भैंस की जीभ की तरह से होती है। तो इसका मुंह खोल के लोगों ने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 61, यहाँ पे देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न है। 4 स्टेटमेंट हैं बड़े बड़े और उसमें से जो सही है वो आपको चुनना है। तो पहले वाले में कहा गया ये पॉलिटी का है। तो पॉलिटी के जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। कोई विधेयक एक मसौदा प्रस्ताव होता है। कोई विधेयक एक मसौदा प्रस्ताव होता है जिसे कि संसद के निचले और उचले सदन यानी जो राज्यसभा और लोकसभा है उसमें पारित करने की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देने के बाद ही वह एक अधिनियम बनता है। विधेयक अधिनियम कैसे बनता है वो प्रक्रिया दी है। उसके बाद संसद के पास कानून बनाने और उसे कानून की किताबों से हटाने की भी शक्ति है। यदि वह कानून असंवैधानिक है तो न्यायपालिका द्वारा जो कानून होता है उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। उसके बाद निसरण का यहाँ अर्थ दिया हुआ है, जो रिपील होता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह विशेष रूप से एक कानून को रद्द करने या निरस्त करने या समाप्त करने से संबंधित है। कोई भी कानून पूरे या आंशिक रूप से किसी भी अधिनियम को निरस्त कर सकता है और यदि सरकार किसी अधिनियम के लिए नियम और कानून नहीं बनाती है तो अधिनियम या उसके कुछ हिस्सों को लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसे कहा गया। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? यहाँ पर गलत नहीं चुनना है, सही चुनाव करना है। प्रश्न पूरा आपके सामने देख लीजिए अच्छे से। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसमें सभी सही हैं, जितने दिए हैं वो सब परफेक्ट हैं, जिसे कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम जो 1935 वाला है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अब इसमें से आपको जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि इस अधिनियम को 24 जुलाई 1935 को रॉयल असेंट मिला था, यानी राजकीय अनुमति प्राप्त हुई थी और उसके बाद 1 अप्रैल 1937 से ये लागू होता है और 26 जनवरी 1950 को निरस्त कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 1937 से लागू होता है और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की तारीख, उस दिन इसे निरस्त कर दिया जाता है। और तीसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रांतों और केंद्रों के बीच में विवादों के समाधान के लिए दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कि 1 मुख्य न्यायाधीश होता था और 6 से अधिक न्यायाधीश उसमें नहीं होने चाहिए, ऐसा प्रावधान था। तो इसमें से आपको गलत चुनाव करना है। यहाँ बात हो रही है भारत सरकार अधिनियम 1935 की और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सब के सब सही है। हालांकि इसको 1950 26 जनवरी को निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो अधिकांश है वो हमारे भारतीय संविधान में दिखाई देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका डी वाला सही था। प्रश्न संख्या 63, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे कि एमप्लैड के नाम से संबोधित किया जाता है, इसके संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अब उसमें से आपको जो गलत है वो चुनना है। तो देख लीजिए, ये जो MPLAD करके दिया हुआ है, जिसे कि एमप्लाड कहा जा सकता है, इस योजना को 1993 में संसद के सदस्यों यानी सांसद जो होते हैं उनको सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया था। मतलब वो सामर्थ्यवान हो इसलिए तैयार किया गया था, ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर दे सके। दूसरा वाला ये है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और जो सामुदायिक जरूरतें होती हैं उनकी टिकाऊ संपत्ति में पेयजल और प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं। MPLAD यानी जो एमप्लाड है, इस फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान और जो सांसद आदर्श ग्राम जैसी योजना है उसमें कार्यान्वयन हेतु किया जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है? एमप्लाड के बारे में दिया हुआ है और आप जानते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितने भी इसके यहाँ पे मोटिव दिए हुए हैं या ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो सब सत्य हैं और इसीलिए हम डी का चुनाव करते हैं, यानी नॉन। इसमें से कुछ भी गलत नहीं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 को देखिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब इस उद्देश्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले लिया जाता है या लेना आवश्यक समझा जाता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये एक आर्टिकल का हिस्सा है। अब वो आर्टिकल कौन सा है ये आपको देखना है। तो निश्चित रूप से वो आर्टिकल जो है वो 124 है, लेकिन उसका क्लॉज कौन सा है, यहाँ उसका जो उपखंड है वो आपको बताना है। बताइए वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि 124 जो नंबर का आर्टिकल है उसका क्लास 2 इसमें ये प्रावधान किया गया है, मतलब इस तरह का प्रावधान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65 को देखिए। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 31 अक्टूबर, 25 दिसंबर या 14 नवंबर या 24 अप्रैल? तो आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफ़ी ऊंची, अच्छी खासी ऊंची प्रतिमा है, ये आप जानते ही हैं। तो उन्हीं का जन्मदिन होगा और इसीलिए हम चुनते हैं इसमें से 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2014 में पहली बार देश में इनके असाधारण कार्यों के लिए जो लौह पुरुष हमारे देश के हैं उनको श्रद्धांजलि देने के पर्पज से इसे घोषित किया गया था। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वैसे ही 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है, क्रिसमस डे तो है ही है, लेकिन उसके अलावा और उस दिन को सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 31 अक्टूबर यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में। अब आपको ये बताना है कि जो मौद्रिक नीति समिति है यानी यहाँ पर बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब इसके बारे में गलत इसमें से कौन सा कहा गया है। तो मौद्रिक नीति समिति के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, इसके तहत संवैधानिक और संस्थागत ढांचे के तौर पे इसे बनाया गया है। उर्जित पटेल ने 2014 में मौद्रिक नीति, यहाँ आप देख रहे हैं उर्जित पटेल ने 2014 में मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। समिति में निर्णय बहुमत से लिया जाता है। किसी टाई मामले में यानी जब टाई हो जाता है, बराबर बराबर का मैटर होता है, तो उसमें गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट भी होता है, मतलब वो अपना उसका इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर समिति के पदेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऐसे दिया है। तो आपको ये बताना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके विषय में इसमें से गलत कौन सा है। 4 स्टेटमेंट आपने देखे, देखिए इसमें गलत जो है वो पहला वाला ही है, पहला ही गलत कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। असल में मौद्रिक नीति जो समिति है ये विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यहाँ जो एक्ट है उसको ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। ये असल में क्या चीज़ है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से सिचुएटरी और इन इंस्टीट्यूशनल जो ढांचा है उसके तौर पे देखा जाता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। तो संवैधानिक और सिचुएटरी बॉडी जो है उसमें फर्क होता है, इसीलिए पहला वाला गलत है और गलत ही हमें चुनना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, बाकी सब सही है। 67 को देखिए, 1 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा एमएसएमई का संशोधित वर्गीकरण है? तो सूक्ष्म उद्यम के बारे में दिया है, लघु उद्यम है, मध्यम उद्यम है। इसकी सीमा निर्धारित की गई है 5 करोड़ रुपए से कम का सालाना कारोबार, 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार नहीं होना चाहिए और संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में निवेश जो है वो इतना नहीं होना चाहिए। और मध्यम उद्यम के बारे में कहा गया है कि जो संयंत्र और मशीनरी है या उपकरण है उसमें निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और वार्षिक कारोबार जो है वो 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे दिया है। तो आप बताइए कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का जो यहाँ पे रेंज डिसाइड किया गया है और डेट है 1 जुलाई 2020, इसमें से सही कौन सा है? ये संशोधन किया गया है, पहले वाला जो था उसमें सुधार किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें सब सही है, जो नया वाला करेक्शन है उसे हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट 68 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद और आम जनता तक आसानी से बजट दस्तावेज को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और वो जो एप्लीकेशन है उसका नाम नीचे दिया है, उसमें से बताना है आपको। तो बही खाता नाम का एप्लीकेशन है, भारत बजट है, यूनियन बजट है या आत्मनिर्भर बजट है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें आप देख रहे हैं ये यूनियन बजट के नाम से एप्लीकेशन है जिसको कि यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। और 1 फरवरी 2021 को जो बजट भाषण है उसके बाद दस्तावेज जितना भी बजट का है वो इस एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, स्वदेश पहल के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हैं। कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है, उस पर आपको विचार करना है। तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक साझा पहल है। इसका उद्देश्य योग्य नागरिक जो है उनमें कौशल सेट करना है, यानी कौशल मानचित्रण तथा अनुभवों के आधार पर एक डेटाबेस तैयार करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी पहल के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है। तो आप बताइए कि ये जो दिया है स्वदेश, ये एक प्रकार का इनिशिएटिव है, ये किससे संबंध रखता है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये तीनों ही इसके बारे में जो यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं वो परफेक्ट हैं। कोविड-19 का जो दौर था महामारी का, उसमें भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेश से घर वापस आने वाले भारतीय थे उनका कौशल विकसित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया था। और स्वदेश का फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला सही है। 70वें को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े 2020-21 का जो समय है, मतलब ये सत्र है, इसके लिए फसलों और उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है उसके संदर्भ में सही ढंग से मेल खाते हैं। मतलब फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ये बोने के टाइम पर ही डिसाइड होता है, यानी बीज बोने से पहले इसका निर्धारण हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार की जो गैर जिम्मेदारी है या लापरवाही आप कह सकते हैं या तंत्रों की विफलता है, उसके चलते ये बाद में डिसाइड होता है। मतलब किसान अपनी फसल बो चुके होते हैं तब जाकर उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य आता है। तो यहाँ पर फिलहाल एमएसपी जो नया वाला है उसके बारे में देख लीजिए। बर्ली का जो है वो 1600 रुपया है, वीट का जो है वो 1975 यानी 1975 रुपया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब 1975 का मतलब समझ रहे हैं 1975। उसी प्रकार से मस्टर्ड यानी सरसों का 4650 है और एक ये चने का दिखाया गया है 5100। तो बताइए इसमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन कौन सा सही है। यहाँ जो सही है वो आपको खोजना है और इसका डी हो जाएगा। सब सही है इसमें, जितना भी आप देख रहे हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके विषय में सब कुछ सही है। डी को हम चुनते हैं, आगे चलते हैं। इसे आपने देखा। अगले प्रश्न को देखिए 71, निम्नलिखित में से कौन सा हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करता है, यानी एचपीआई के बारे में कहा जा रहा है कि इसको रिलीज करने वाली संस्था कौन सी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, नीति आयोग है या आरबीआई, इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकों का बाप, ये इसको जारी करता है। आगे चलते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो 10 प्रमुख शहरों को डिसाइड किया गया है, जैसे कि अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। यहाँ पे आवास पंजीकरण प्राधिकरणों को जो प्राप्त लेन देन स्तर है उसके आंकड़ों के आधार पर इसको प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ जो शहर इसके दायरे में लाए गए हैं उनको जानते रहिए। फिलहाल आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 72, बोलो नाम का जो एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये फेसबुक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ट्विटर ने इसको स्टार्ट किया है, या ये अमेजोन का है या फिर गूगल का है, बताइए। तो बोलो नाम का जो एप्लीकेशन है ये गूगल का है। मतलब बोलो और जानो, गूगल अंकल जो है वो बैठे रहते हैं बताने के लिए। कुछ भी नहीं अगर आपको आ रहा हो या जानकारी के दायरे में ना आता हो तो गूगल से पूछ लीजिए। बच्चों के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो कौशल है उसको और बेहतर बनाने के लिए बोलो नाम का एप्लीकेशन आया है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 73, यूएस ओपन 2020 मेंस एकल, मतलब जो पुरुष एकल है उसकी चैंपियनशिप को जीतने वाले व्यक्ति कौन से थे। ये नोवाक जोकोविच थे, रोजर फेडरर थे, डोमिनिक थिएम थे या अलेक्जेंडर ज्वेरेव थे। इसमें अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। ये व्यक्ति कौन थे, डोमिनिक थिएम थे। डोमिनिक थिएम ने यह अपना सबसे जो पहला बड़ा खिताब है उसको जीता है। और इस पूरे मुकाबले को अगर देखा जाए तो इसमें उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। यहाँ जो डी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये इनके प्रतिद्वंदी थे और ये हार जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा। इसके बाद 74 को देखिए। 74 में कहा गया कि हाल ही में किस राज्य ने भारत और दक्षिण एशिया जो है उसके पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर यानी जिसे P2P कहा जाता है रूफटॉप सौर ऊर्जा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। मतलब यहाँ पे कहा गया कि फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। तो ये राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, गुजरात है या महाराष्ट्र है। आप जानते हैं कि ये कौन सा राज्य है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो बी वाला ऑप्शन है उसे चुन लीजिए पहले। उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2020 में भारत और जो दक्षिण एशिया है उसमें पहला, मतलब पूरा जो साउथ एशिया का रीजन है उसमें पहला, भारत को तो यहाँ छोड़ ही दिया जाए क्योंकि वो छोटा क्षेत्र हो गया, उसके तुलना में जो पूरा कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसमें ये पहला है पीयर टू पीयर रूफटॉप जो सौर ऊर्जा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 75, सऊदी अरामको ये विश्व की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनियों में से एक है और ये किस व्यवसाय से संबंधित है ये आपको बताना है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरामको वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैल्यूड कंपनी इज रिलेटेड टू विच बिजनेस। ये खजूर का व्यापार करती है यानी डेट का जो बिजनेस है उसको करती है, या आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंध है, एयरलाइंस से इसका कनेक्शन है, या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाला सेक्टर ये संभाले हुए। बताइए ये कंपनी किससे संबंधित है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सही ढंग से मेल खाती है। तो साथी पहल जो है ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। साथी पहल जो है इसमें कपड़ा मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, मतलब कोई एक संस्था कभी कभी लॉन्च करती है और कई सारी इसमें साझा पहल भी होती है। तो दिया हुआ है कि साथी जो पहल है या इनिशिएटिव है उसमें नीति आयोग भी जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी जुड़ा हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसके साथ अटैच है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि केवल दूसरा सही ढंग से मेल खाती हुई जोड़ी आपको ढूंढनी है। साथी नाम की जो पहल है यह परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसकी पहल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें जो दूसरा वाला है वही सही। इसके बाद आगे चलते हैं, इसे आपने देखा।
इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं साथ ही लिखा हुआ है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। तो स्पेलिंग अलग है तो यहाँ पे SATHI है, मतलब ये दूसरा क्षेत्र है। वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अगला वाला है उसमें AA है। तो इनका जो फुल फॉर्म है उसे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि SATHI है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट है उसके तौर पे आप इसे देखेंगे। तो इसका जो सौजन्य करता है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ S&T। और जो SAATHI आप देख रहे हैं इनिशिएटिव, उसका मतलब ये होगा कि सस्टेनेबल एंड एसिलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। मतलब उसका संबंध किससे है? टेक्नोलॉजी जो टेक्सटाइल वाली है उससे। और इसीलिए हमने इसमें से B का चुनाव किया है। और जो 7 नाम का इनिशिएटिव है उसको आप देख रहे हैं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, और इसका संबंध नीति आयोग से। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? B वाला होगा। अगले प्रश्न संख्या 77, इसमें कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे वित्त निगम है यानी IRFC के बारे में हो रहा है, या फिर ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC है, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC है, या इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम IPO के बारे में यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो A हो जाएगा। A का मतलब ये हुआ कि इसमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC इसके द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78 को देखिएगा। 24वां हुनर हाट किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली है, भोपाल है, लखनऊ है या पटना है? तो सरल है, इसे आराम से आप चूज कर सकते हैं। ये लखनऊ है, मतलब मोदी जी बैठकर चारपाई पर बाटी चोखा खा रहे थे। उसके बाद 69वें प्रश्न को देखिएगा। 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये जो था इसका मुख्य विषय आपको बताना है। मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल माउंटेन डे के बारे में कहा जा रहा है। तो उसका जो थीम था, ये पहली चीज तो इसकी डेट याद रख लीजिएगा, 11 दिसंबर 2020, क्योंकि डेट भी पूछी जा सकती है। अब बताइए इसका थीम क्या था? पर्वतीय विविधता यानी माउंटेन डाइवर्सिटी, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड लाइफ, या माउंटेनियस लाइफ या माउंटेन लाइफ। बताइए इसमें से कौन सा होगा? प्रश्न आपने देखा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो B हो जाएगा। B का मतलब यह है कि पर्वतीय जैव विविधता, ये जो है ये सही, पर्वतीय जैव विविधता ये वाला सही है इसका थीम। और इसे 11 दिसंबर 2020 को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 80 वाला। द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या, ये किताब का नाम है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। इसके ऑथर कौन है आपको बताना है। तो ये नीना राय है, यतीश यादव है, चेतन भगत है, या इसमें से कोई नहीं है। ऑथर कौन है देख लीजिए। तो आप जानते हैं कि इसको लिखने वाली लेखिका कौन है? ये नीना राय है, यहाँ आपने देखा। और पुस्तक जो है ये अयोध्या शहर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो प्रामाणिक जानकारियाँ हैं उनको देती है, मतलब धार्मिक इतिहास को देती है। ये आपने इसमें देखा है। और इसका जो प्रकाशन है वो हाउस ब्लूम्सबरी नाम का जो पब्लिकेशन है, मतलब ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन है, तो उसके द्वारा किया जाता है। नवंबर 2020 में इसको पब्लिश किया गया था। 81वें को देखिएगा। एथेरियम क्या चीज़ है? ये केमिकल कंपाउंड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए यूज़ होने वाला, या एक एंटीवायरस है, या एक क्रिप्टो करेंसी है। इसमें से ये क्या है? तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये D वाला सही होगा। ये एक प्रकार की आभासी मुद्रा है यानी क्रिप्टो करेंसी। ठीक, ये एंथेरियम नाम की है। और एंथेरियम का अगर देखा जाए तो बिटकॉइन के बाद ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़े साइज में आती है, यानी इसमें ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए 82। हाल ही में भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफार्मों से निपटने के लिए, क्योंकि ये जो मना है वही पब्लिश कर देते थे, रिलीज कर देते थे। जो चीज़ सेंसर बोर्ड पास नहीं करता था उसको ये यहाँ पे अपना परोस देते थे, और नेटफ्लिक्स के जरिए या जो अन्य माध्यम है उससे लोग देख लेते थे, जैसे अमेजन प्राइम वाले वीडियोज़ होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल इसमें से बताइए कि इस पर निपटने के लिए या इसको कंट्रोल में करने के लिए कुछ नियमों को सरकार ने अधिसूचित किया है, और ये नियम किस अधिनियम के तहत जो अधिकार है उनका प्रयोग करके बनाए गए। मतलब सरकार के पास ऐसा कौन सा राइट है जिसका कि उपयोग करके वो इस प्रकार के नियम कायदे बना रही है जो कि इन प्लेटफार्मों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो नीचे दिया है सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT एक्ट 2000 या सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। इसमें से आप बताइए, दोनों हो सकता है, दोनों गलत हो सकता है, या कोई एक भी सही हो सकता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो A हो जाएगा। इसमें जो पहला वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जो IT एक्ट सन 2000 वाला था उसके तहत इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, उसमें जो धारा 87(2) है, 87 क्लास 2, उसका इस्तेमाल करके यहाँ इन पे जो नियंत्रण स्थापित करने की बात है वो की जा रही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 83। MCA 21 ये जो कार्यक्रम है ये किससे जुड़ा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जुड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इसका कनेक्शन है, या नीति आयोग से ये जुड़ा हुआ है? तो इसका जैसा कि आपने देखा A वाला सही हो जाएगा। A का मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से इसका संबंध है, इसे आप देख रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? कंपनी अधिनियम के तहत जो पंजीकृत कंपनियां हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं देना। तो इसमें से हमने चुना है पहले वाले को। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। यहाँ पे उबर ईट्स, ये जो उबेर ईट्स है ये इसमें पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने इसका भारतीय व्यापार में हासिल किया है इसे। यहाँ पे स्विगी का नाम आता है, ओला का नाम आता है, जोमेटो है और फेडेक्स है। ये सब कंपनियां हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। मतलब ये पूछा जा रहा है कि विच कंपनी हैज़ एक्वायर इंडियन बिजनेस ऑफ उबेर ईट्स।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। मतलब ये जोमेटो है। ये कंपनी कौन सी है? जोमेटो है, खाना पहुंचाने वाली। इसे आप देख रहे हैं। जनवरी 2020 में ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है और रेस्तरां जो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जोमेटो, उसने उबेर द्वारा चलाए जा रहे खाद्य वितरण व्यवसाय यानी उबेर ईट्स का जो भारतीय परिचालन है उसको हासिल कर लिया है, मतलब अपने अंडर में ले लिया है। इसके बाद 85 को देखिएगा। यहाँ पे उमंग नाम का एक एप्लीकेशन है। अब इसको डेवलप करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? ये पेटीएम है, आरबीआई है, जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये भारत सरकार का काम है। मतलब न्यू एज गवर्नेंस के लिए जो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है उसको उमंग कहा जाता है, अर्थात यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये फ्रीवेयर मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें सुरक्षित पूरा डाटा रहता है और 841 सेवाओं के माध्यम से इसका एक्सेस उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। फिलहाल इसके जारीकर्ता का नाम हमने देखा। 86 को देखिए। यहाँ पर ईएमबी के बारे में कहा जा रहा है कि ईएमबी मानक एक सुरक्षा तकनीक है और इसका उपयोग क्रेडिट, डेबिट और जो प्रीपेड ईएमबी स्मार्ट कार्ड होते हैं उसमें किया जाता है, सभी भुगतानों में किया जाता है। अब ईएमबी का मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आपको बताना है। तो ई का मतलब और जो एम है उसका मतलब और वी का मतलब। यहाँ पर कहा गया है यूरोपीय मास्टर कार्ड और वीजा, इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कार्ड और वीजा, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ वीजा। इसके बाद यूरोपीय मास्टर कार्ड और वीजा, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सही होगा? बताइए। 86 आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये यूरोपीय मास्टर कार्ड और वीजा है। मतलब यहाँ पे ईएमबी जो है ये संक्षिप्त तौर पे इस तौर पे देखा जाता है। यहाँ पे ई का मतलब क्या है? यूरोपे है और इसमें अगर एम को आप देखें तो ये मास्टर कार्ड है और वी का मतलब है वीजा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 87 निम्नलिखित में से कौन सा 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को धन हस्तांतरण के लिए मानदंड में शामिल है? क्षेत्रफल, यहाँ आप देख लीजिए कौन कौन से उसके पिलर्स हैं या बेस हैं। तो एरिया है, पॉपुलेशन है, सेंसस 2011 जो अभी तक लेटेस्ट है उसी के हिसाब से, और डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे, फॉरेस्ट और इकोलॉजी के आधार पे, टैक्स और फिजिकल जो इफोर्ट्स होते हैं उनके आधार पे, और इनकम डिस्टेंस के आधार पे। इसमें से कौन कौन से मानदंड शामिल हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो पूरा प्रावधान है वो 15वें वित्त आयोग का है, यानी जो 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन। देखिए इसका डी हो जाएगा। ये सभी कुछ इसमें आते हैं तो इसका डी वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज नगर पंचायत? मतलब आर्टिकल 243 जो है उसके हिसाब से नगर पंचायत क्या चीज़ है? तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन एक माध्यमिक क्षेत्र होता है। मतलब गांव था पहले और अभी वो शहर बनना चाह रहा है, तो अभी बीच वाली दशा में है, ना तो पूरी तरह से वो गांव है ना पूरी तरह से शहर है। और एक छोटा सा शहरी क्षेत्र होता है, या आंशिक रूप से एक नगर के अंतर्गत आने वाला एक पंचायती क्षेत्र होता है, या फिर एक जिले की बड़ी सी ग्राम पंचायत को कहा जाता है। तो बताइए कि जो आर्टिकल है 243 इसमें किस प्रकार का प्रावधान प्राप्त होता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ही होगा। मतलब एक ट्रांजिशनल एरिया होता है जो कि रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रहा होता है। मतलब ये कुछ समय बाद शहर बन जाएगा, लेकिन अभी इसका कन्वर्जन वाला जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 को देखिएगा। यहाँ पे कहा गया कि वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम, मतलब इसको कहा जाता है टारगेटेड डिलीवरी एंड फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट। काफी लंबा नाम है, 2016, ये 2016 का एक्ट है। इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम कौन सा है? ये असल में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कहा जाता है, या आधार एक्ट कहा जाता है, या CGST एक्ट के तौर पे से जाना जाता है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तौर पे से जाना जाता है। इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? देखिए इसका नाम है बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि आधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आधार अधिनियम 2016 के तौर पे भी इसे कहा जाता है, और उसी का जो फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, यानी यहाँ पे इरडा के बारे में बात हो रही है। तो ये जो IRDAI है, अर्थात इसको अगर पूरे रूप में देखें तो यहाँ कहा गया है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इन विच सिटी? मतलब इसका जो अथॉरिटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है। मुंबई में है, हैदराबाद में है, न्यू दिल्ली में है, या बेंगलोर में है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए 91 रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसके संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, उसमें से जो सही है वो आपको चूज करना है। प्रश्न देखिएगा अच्छे से। देखिए पहले वाले में कहा गया कि यह एक उपकरण है जो कि किसी वस्तु के स्थान, मतलब उसकी सीमा और जो दिशा है उसका पता लगाने के लिए माइक्रोवेव क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करता है, और यह गतिमान तथा स्थिर वस्तुओं की गहनता और गति का पता लगा सकता है। मतलब इट इज अ डिवाइस विच यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन माइक्रोवेव्स रीजन टू डिटेक्ट लोकेशन, रेंज एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि इट कैन डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट, माफ कीजिएगा, इंटेंसिटी एंड मूवमेंट ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग एंड नॉन मूविंग दोनों का। तो यहां देख लीजिए रडार के बारे में इसमें से कौन सा सही है? प्रश्न आपने देखा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 92, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 91 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दोनों सही,
इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, दोनों सही हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो रडार का उपयोग विमान में किया जाता है, जहाज में किया जाता है, जो स्पेसशिप होती है उसमें भी किया जाता है। मोटर वाहन, मौसम के निर्धारण, इलाके का पता लगाना और दुश्मनों को मार गिराना, उन सब की डिटेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 92 के बाद, यहाँ पे 91 के बाद 92 को देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको आपको कोड से मिलान करना है। तो जो लिस्ट 1 है उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम दिए हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो नेशंस हैं उनके नाम लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। तो युद्ध अभ्यास होता है, कभी कभी साझा अभ्यास होता है, तो उसी साझा अभ्यास में हैंड इन हैंड दिया है, संप्रीति 9 दिया हुआ है, ये 9वां संस्करण है। युद्ध अभ्यास है और नोमेडिक एलिफेंट है। यहाँ पर भारत बांग्लादेश है, भारत चीन है, भारत मंगोलिया है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका है। बताइए कौन किससे मैच करेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, और उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। कहने का मतलब क्या, हैंड इन हैंड जो है ये भारत और बांग्लादेश का हो गया। संप्रीति जो 9 नंबर का संस्करण है ये भारत और चीन का है। युद्ध अभ्यास नाम का जो संस्करण है ये भारत और मंगोलिया का है। यहाँ अगर आप देखें जो नोमेडिक एलिफेंट आप देख रहे हैं ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ऐसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 93, 1 मार्च 2021 ये जो डेट है, यहाँ तक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन थे, मतलब इस डेट तक कौन थे ये आपको बताना है। तो ये वीजी सोमानी थे, ईश्वरा रेड्डी थे, या PBN प्रसाद थे, या इसमें से कोई नहीं था। यहाँ पर बात हो रही है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की। तो इसमें अगर आप देखें तो ए वाला हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यानी वीजी सोमानी जो है ये सही होता है। मतलब ये 1 मार्च 2021 तक इस पद पर थे और इसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 94, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS फ्लाइज एंड एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ, अब इसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक स्थान दिया है, उसमें आपको रेंज भरनी है, एबव अर्थ। कहने का मतलब यह है कि औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिस पर कि ये उड़ान भरता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी 400 किलोमीटर की जो रेंज है उतनी होनी चाहिए। इसके बाद 95 को देखिए, यहाँ पे फंगल सेल जो है, मतलब फंगल सेल वाल जो है वो किस चीज़ से बनी होती है ये आपको बताना है। वो काइटिन की बनी होती है। सेल वाल जो होती है ये कोशिका की सुरक्षा करने के लिए काम देती है। तो काइटिन की ये बनी होती है, प्रोटीन या फैट की बनी होती है, या पेक्टिन की बनी होती है, या सेलुलोज से इनका निर्माण होता है। यहाँ पर बात हो रही है फंगल सेल वाल की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा काइटिन। काइटिन से इनका जो निर्माण है वो होता है, और इसमें हेमी सेलुलोज का पूरा अंश पाया जाता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 96, ड्रैगन फ्रूट में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ड्रैगन फ्रूट के अंदर। विटामिन सी मिलता है, फाइबर्स होते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन, फैट, प्रोटीन, इसमें से कौन कौन सा होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब कुछ पाया जाता है। जब बात पोषक तत्वों की आती है तो कोई छोड़े क्यों, सब इसमें शामिल कर लेंगे। ड्रैगन फ्रूट अगर देखा जाए तो इसका जनवरी 2021 में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी इन्होंने कहा है कि राज्य ड्रैगन फल का नाम बदल के कमलम रख देगा। इसका नाम पहले ड्रैगन फ्रूट था, अभी नाम इसका चेंज करके कमलम रख दिया जाएगा। और ड्रैगन फल ये देखने में उचित नहीं लगता है, और ये फल जो है ये दिखने में, मतलब इसका जो फूल वाला स्ट्रक्चर होता है वो कमल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है। और ड्रैगन फल ये कैक्टस पर बढ़ता है, इसका जो विकास है वो जो कैक्टस का तना होता है उसी के ऊपर होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 97, कृषि उत्पादन की जो ट्रेंच प्रणाली है वो किससे जुड़ी हुई है, मतलब किस फसल से उसका कनेक्शन है। तो इसमें फसल अगर देखा जाए तो शुगर केन से कनेक्शन है। गन्ने की फसल के लिए जो ट्रेंच प्रणाली है यानी खाई विधि इसको कहा जाता है, उसका तटीय क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। और जो खाई विधि होती है उसमें 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर खाइयों को बनाया जाता है, और इनकी गहराई करीब 20 से 25 सेंटीमीटर की रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका शुगर केन हो जाएगा। 98 को देखते हैं। 98 में ये पूछा गया कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन रेनी क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से एक ग्लेशियर फट गया था, और उसके बाद फिर एक अप्रत्याशित बाढ़ आ गई थी। आपने सुना होगा, बहुत से लोग लापता हो गए, शिकार बन गए इसके। तो 2 नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड यानी जो तत्काल बाढ़ की घटना है वो देखी गई। ग्लेशियर जो है वो शुद्ध पानी का बहुत बड़ा भंडार होता है, और वही अगर फट गया तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये धौलीगंगा और अलकनंदा थी, धौलीगंगा और नंदाकिनी थी, या अलकनंदा और नंदाकिनी थी, या मंदाकिनी और अलकनंदा थी, इसमें से कौन सा होगा। तो धौलीगंगा तो थी ही, उसके अलावा दूसरी नदी कौन सी थी बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा। ये धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर थी जिसमें कि इस प्रकार की घटना देखी जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब जो ऋषिगंगा बिजली प्रोजेक्ट था वो तो पूरी तरह से बह जाता है बेचारा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 99, यहाँ पे ग्रीन टैक्स के बारे में कहा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट है, उसमें से गलत आपको चूज करना है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल लेवी अ ग्रीन टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, और दूसरे वाले में कहा गया कि ग्रीन टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन व्हीकल ओल्डर देन 7 ईयर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट एट द रेट ऑफ 10% to 25% ऑफ रोड टैक्स। मतलब रोड टैक्स का जो 10 से 25% की दर है उससे फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय 7 साल से ज्यादा जो पुराने वाहन है उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि उनकी जो दक्षता है वो कम हो जाती है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। ग्रीन टैक्स के बारे में कहा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी। दोनों गलत है,
दोनों सही नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन हैं उनको रोकने के लिए देश में प्रदूषण की रोकथाम हेतु ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, और ये किस पर लगेगा? तो जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उन पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह दिया गया है कि ये परिवहन वाहन पर लगेगा, तो इसलिए पहला वाला गलत है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये 10 से लेकर 25% जो रोड टैक्स है उसकी दर से फिटनेस प्रमाण पत्र वाला। और यहाँ पर क्या कहा गया कि जो रोड टैक्स का 10 से 25% है उसमें अगर आप देखें तो 8 साल से अधिक जो पुराने परिवहन वाहन है, यहाँ पर कितना दिया है? ये 7 साल से अधिक दिया है। यहाँ पर जो रेंज है वो 8 साल से ज़्यादा है, मतलब 8 साल से ज़्यादा पुराना अगर आपका व्हीकल है तो यहाँ पर ग्रीन टैक्स उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा। तो इसका दोनों गलत है, कुछ भी इसमें सही नहीं है। इसे हमने देखा। अगले प्रश्न को देख, प्रश्न संख्या 100 को देखिएगा। जब एक सफेद प्रकाश किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, और ये प्रक्रिया क्या कही जाती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, या यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है इसे, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। मतलब यहाँ अगर आप देखें तो ये वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, मतलब एक वर्णी प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। ये प्रिज्म की सहायता से हम देखते हैं, और इसका जो प्राकृतिक नमूना है वो हमें रेनबो के रूप में दिखाई देता है। वहाँ पे प्रिज्म का काम वर्षा की बूंदें करती है। यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, और तब तक के लिए नमस्कार।